Okay, let's see some basic questions from chapter 2, sectors of Indian economy. Our first question is, describe the role played by National Rural Employment Guarantee Act, जो नरेगा था, in improving the employment situation in India. इंडिया में इसने एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया है। तो सबसे पहले भी जानते हैं कि ये जो गारंटी एक्ट है वो क्या है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोवाइड्स गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। एक साल में जो 365 डेज होते हैं उसमें से 100 डेज ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है फॉर वन पर्सन इन एवरी हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज। और एक ही पर्सन को, एक घर से एक पर्सन को ही ये जॉब प्रोवाइड करती है who wants to work as an unskilled labor, unskilled worker। मीन्स कोई स्किल्ड वर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे, नॉर्मल एक जो लेबर वर्क होता है वो प्रोवाइड होता है। It was started in the villages of 200 district and has now been extended to the villages in over 600 district। पहले 200 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था और अभी कम से कम 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो एक्ट है वो चल रहा है। देन 1/3 ऑफ द टोटल वर्क इज़ रिजर्व फॉर वुमन। और इसमें जो वर्क रहता है वो उसमें से कम 1/3 ऑफ द वर्क है वो वुमन के लिए रिजर्व रहता है। Thus, it provides employment to rural people in the activities specified under the scheme and has helped in reducing the number of unemployed population in India। तो जनरली ये 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देती है, तो कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ हद तक वो रिड्यूस करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट। जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी कमियां होती है और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कौन कौन से हैं एग्जांपल्स हैं जो हम दे सकते हैं कि वहाँ पे वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो सैलरी लो होती है, लो सैलरी। जनरली वर्कर्स आर गिवन लो वेजेस एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। सेम वर्क के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी सैलरी दी जाती है वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे सेम वर्क के लिए कम सैलरीज होती है। आफ्टर दैट लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो वर्किंग आवर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन मोस्ट कंस्ट्रक्शन साइट्स। लेबरर्स have to work for a time spread over 10 to 12 hours। जनरली 8 आवर वर्किंग टाइम होता है, बट यहाँ पे जो वर्किंग आवर है वो इंक्रीज़ हो जाता है 10 to 12 आवर्स इन अ डे। देन टेम्प्रेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। देयर इज़ नो परमानेंट जॉब्स एंड एम्प्लॉयज़ कैन बी आस्क्ड एनी टाइम टू लीव। कभी भी उनको छोड़ने के लिए बोला जा सकता है। नो फैसिलिटीज़ एंड बेनिफिट्स, और कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती। लाइक many construction companies do not provide adequate security at work site, due to which workers face risk of working in unsafe environment। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कंपनीज या कंस्ट्रक्शन ऑनर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए तो वो नहीं प्रोवाइड करती, इससे रिस्क में रहता है लाइफ। देन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP? How do we count the various goods and services for calculating GDP? Explain with example। GDP क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो GDP is the total sum of the value of all final goods and services of all the sectors of the economy of a country। किसी भी कंट्री में जो फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल सर्विस होता है उस सब का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं हम लोग GDP, और एक सालों का डाटा होता है। The counting of the various goods and services for calculating GDP can be understood by the following example। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सेम एग्जाम्पल है, wheat and flour are intermediate goods used for making final products like bread and biscuit। तो ब्रेड एंड बिस्किट फाइनली बनने वाला है, उसके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होंगे wheat and flour। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी काउंटेड इन GDP। तो फ्लोर और वेट को हम लोग GDP में काउंट नहीं कर सकते। बिस्किट एंड ब्रेड्स आर द फाइनल प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, उसमें और कुछ रहते हैं इंग्रेडिएंट्स लाइक शुगर, सॉल्ट, ऑयल एक्सेट्रा। तो ये सारे
चीज़ों को एक साथ हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में देख सकते हैं। तो ओनली द फाइनल प्रोडक्ट आर रीचिंग द एक्चुअल कंज्यूमर के पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट ही पहुंचता है। द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी काउंटेड इन द फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट में उस चीज़ का तो वैल्यू काउंटेड रहता है, इसलिए अगर काउंट करेंगे फिर से तो वो बार बार उसमें ऐड होते जाएगा। इट विल लीड टू द डबल काउंटिंग, और डबल काउंटिंग हो जाएगा तो इससे एरर आएगा किसी भी कंट्री की जीडीपी को एस्टिमेट करने पे। तो जीडीपी फाइंड आउट करने के टाइम पे हमेशा एक फाइनल प्रोडक्ट का ही हम लोग टोटल करते हैं किसी भी कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट डिकेड। ये हम सबको पता है कि टर्सरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करी है लास्ट डिकेड्स में, उसके रीजंस भी लिखना है। सो आंसर इज द टर्सरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट डिकेड्स बिकॉज, तो हमारे पास यहाँ पे 5 रीजन्स हैं। रीज़न नंबर 1, demand of tertiary sector activities like transport, storage and trade has increased substantially with the development of the primary and secondary। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में जितने भी डेवलपमेंट हुए तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए और ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए थी, तो वो टर्सरी सेक्टर के अंदर आती है, इसलिए टर्सरी सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ करें। Then next is increasing requirement of information, communication and technology has created lot of job। तो ये सब के लिए जो इंफॉर्मेशन थी और कम्युनिकेशन अवेलेबल होनी ज़रूरी थी, टेक्नोलॉजी ज़रूरी थी, वो सब टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है, तो उसमें जॉब्स क्रिएट हुई। थर्ड पॉइंट इज़ विथ इंक्रीज इन द इनकम लेवल ऑफ द पीपल। अब लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा आ गया तो कुछ चीज़ों की डिमांड होने लगी, लाइक टूरिज्म, शॉपिंग, एजुकेशन और जो अदर सर्विसेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, और ये सब आती है टर्सरी सेक्टर के अंदर। लिबरलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्वायरमेंट हैज़ बूस्टेड फास्टर ग्रोथ इन फाइनेंशियल सर्विसेज, और हर चीज़ों के लिए जो छूट थी उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। Basic services of education and healthcare require a large number of people to be engaged in tertiary sector। और जैसे कि पढ़ना सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, तो एजुकेशन जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और हेल्थ फैसिलिटी भी है जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ये दोनों अंडर टर्सरी सेक्टर आता है, इसलिए टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई। The next question is describe the historical changes that have taken place in the sector of economic development of the countries। कैसे चेंजेस हुई सारे सेक्टर्स में। किसी भी डेवलप्ड कंट्री के हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पता चलता है किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का। लाइक पहले क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर प्रीडोमिनेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द जीडीपी। सबसे पहले जीडीपी पे जो मोस्ट कंट्रीब्यूशन था वो प्राइमरी सेक्टर का ही था। देन व्हेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्रीजेस, और जैसे ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हुआ तो इंडस्ट्रीज़ आया। इंडस्ट्री के आने से जो सेकेंडरी सेक्टर है वो काफ़ी डोमिनेटिंग हो गया। मच ऑफ द वर्कर्स शिफ्टेड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिड नॉट हैम्पर एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस फार्म इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो वर्कर्स जो है इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर डाउन हो गया। प्राइमरी सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स और फर्टिलाइजर्स जो प्रोवाइड हुआ उससे उनका वर्क ईजी हो गया। आफ्टर 100 years सर्विस सेक्टर इंक्रीज्ड द मोस्ट, और अभी देखें कि सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसके भी रीजंस हैं। नाउ सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम ऑफ द शेयर ऑफ द इकोनॉमी। द सर्विस सेक्टर हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन, और आज के डेट में जितनी भी सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंडीशन पे है। सो इट इज़ सीन दैट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैड बीन शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड फाइनली टू द टर्सरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी में सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है।